अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आज का प्रोग्राम ज़रा थोड़ा-सा हम डिफरेंट कर रहे हैं, टॉपिक भी डिफरेंट है और हम नॉर्मली तो आपको पता है कि पाकिस्तान के मुतालिक मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं, ग्लोबल पॉलिटिक्स भी डिस्कस करते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि पिछले 2 ढाई साल के अंदर साउथ एशिया में मुख्तलिफ कंट्रीज़ में रिजीम चेंज जो है, वो बहुत ही एक पैटर्न के तौर हम देख रहे हैं कि उसमें एक पैटर्न नज़र आता है। पहले इवन हमने श्रीलंका में देखा, श्रीलंका से शुरू हुआ, फिर पाकिस्तान आया, पाकिस्तान में भी रिजीम चेंज हुआ। फिर हमने देखा कि अभी रिसेंटली बांग्लादेश में जो है वो रिजीम चेंज हुई है। फिर हमने देखा कि नेपाल वगैरह में भी मामला जो है वो इसी तरह की इंटरवेंशन होती रही है और फिर इवन मालदीव्स में। तो ये सारा जो साउथ एशियन रीजन है, इसमें ये सारी सूरत-हाल जो वो चल रही है और किस तरीके से चल रही है, इसका ज़रा तज़िया करेंगे, इसके क्या चैलेंजेज़ हैं। आज ख़ास तौर पे जो हम बात करेंगे, वो इसी बैकग्राउंड में करेंगे कि ये जो रिजीम चेंज साउथ एशिया में हो रही है और ये ज़ाहिर है कि ये इंडिया के लिए भी एक परेशानी है, क्योंकि इंडिया की पेरिफेरी में ये सारा कुछ हो रहा है, उसके नेबरहुड में सब कुछ हो रहा है और हम कोशिश करेंगे कि टू डेल्व इंटू द स्ट्रेटेजिक एंड जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स ऑफ द रीजन एक्चुअली। और इसमें हम फोकस जो हमारा होगा, वो रिजीम चेंज ही होगा, उसमें यूएस इन्फ्लुएंस भी आ जाएगा और उसमें इंडिया का रोल भी ज़ाहिर है कि हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि टू हेल्प एक्सप्लोर द कॉम्प्लेक्स लेयर्स ऑफ पावर, सॉवरेनिटी और जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है साउथ एशिया की, उसको ज़रा कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या-क्या तहें हैं, क्या-क्या परतें हैं, जिनको उल्टा के हम देखें कि क्या-क्या सूरत-हाल चल रही है। इसका तज्ज़िया करेंगे और चलते हैं भारत और बात करते हैं बहुत ही मोहतरम, बहुत ही रिस्पेक्टेड प्रोफ़ेसर हैं अनुराधा चिनॉय साहिबा, जो कि जेएनयू, जो कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, बहुत ही मशहूर यूनिवर्सिटी है, आपको पता है, बड़ी मशहूर ज़माना यूनिवर्सिटी है, बहुत ही मशहूर रहती है, बल्कि खबरों में हर वक़्त रहती है। उसमें सारी ज़िंदगी उन्होंने तालीम दी है, अब उसको छोड़ के एक और यूनिवर्सिटी में काम कर रही हैं और उनसे बात करते हैं। हियर कम्स प्रोफ़ेसर अनुराधा चिनॉय साहब। प्रोफ़ेसर अनुराधा चिनॉय साहिबा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने टाइम दिया एंड आई थिंक आई शुड कॉल यू अनु जी। और इसमें अगर आपको कोई मसला ना हो तो आपकी इजाज़त से, तो प्रोफ़ेसर अनु जी, ये मुझे ज़रा बताइएगा कि जिस तरह मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि जो रिजीम चेंज ऑपरेशंस हुए हैं और ये ज़ाहिर है कि साउथ एशिया में जो हुए हैं, उन्हीं की बात आज करेंगे। उसमें सबसे पहले तो ये मुझे बताएँ कि ये जो रिजीम चेंज ऑपरेशन इतने ज़्यादा और इसी 2 साल, ढाई साल के अरसे में ही, ये क्या वजह है कि ये अमेरिकन पॉलिसी को इतना कोई वो थ्रेटन्ड फ़ील कर रहे थे कि चाइना का शायद इन्फ्लुएंस था या रशियन इन्फ्लुएंस था? क्या वजह है कि इतने जो रिजीम चेंजेज़ हुई हैं, उसकी कोई आपको ख़ास वजह लगती है? नहीं, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि जो ये रिजीम चेंजेस हैं, ये हमेशा एक्सटर्नल नहीं होते, दोनों चीज़ें होती हैं। इनका जो मटेरियल बेस है, वो हमेशा इंटरनल होता है कि पावर स्ट्रगल, 2 जी, ऑपोज़िशन या 3 ऑपोज़िशन पार्टीज़ जो सबको उनकी वो इतनी डेमोक्रेटिक कल्चर नहीं होती, वो और कई तरीके अपनाते हैं जिससे एक गिर जाए, दूसरा पावर में आ जाए। इकोनॉमी थोड़ी ढीली होती है। तो इन सारी जो इंटरनल इश्यूज़ हैं, अमेरिका की जो पुरानी आदत है कि वो अपने को वहाँ वो फ्यूज़ कर लेते हैं उनके साथ। उस इंस्टेबिलिटी, लोकल इंस्टेबिलिटी के साथ जुड़ जाते हैं, जहाँ भी हो, चाहे ठीक, 2 कंट्रीज़ में कॉन्फ्लिक्ट हो, उनका ज़रूर ये है कि वो बीच में ज़रूर आए। जैसे वो 2 बंदरों के बीच में लोमड़ी आ जाती है, तो एक कांस्टेंट है यहाँ अमेरिका। और अगर बीच में सिविल पॉलिटिकल सिविल और आर्मी के रिलेशंस ठीक ना हो तो और भी मुश्किल। तो ये एक कांस्टेंट है पूरे थर्ड वर्ल्ड में। अब साउथ एशिया में कुछ समय के लिए जब ये अमेरिकन्स अफगानिस्तान से गए, उनका पूरा मसला लग गया यूक्रेन और चीन के साथ, तो थोड़ी देर के लिए, मतलब 1 साल के लिए समझो, वो साउथ एशिया को थोड़ा भूल गए और यहाँ थोड़ी राहत आ गई।
लेकिन जैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फिर से शुरू हुई, उनकी ये पॉलिसी शुरू हुई कंटेन चाइना, इंडिया भी ज़्यादा ही स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कर रहा है, पाकिस्तान भी चाइना के साथ ज़्यादा ही दोस्ती कर रहा है, कोशिश कर रहा है हाँ। कि उनकी एनर्जी क्राइसिस शायद रूस से गैस आ जाए, तो वो फिर अब काफ़ी लग गए हैं। हम रोज़ अखबार में देते हैं कि कोई ऑफिशियल आ रहा है, ऑफिशियल टू विजिट इंडिया एंड बांग्लादेश, ऑफिशियल्स हैव कम टू साउथ एशिया, सारी जगह। तो ये एक कांस्टेंट फिर बन गया है, उनका इंटरेस्ट रिवाइव हो गया है। तो मुझे लगता है तैनात रहना होगा, लेकिन हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो एक ओपनिंग दे देते हैं उनको, हाँ। तो यही हो रहा है। तो मतलब ये ओवरऑल ज़ाहिर है जब वो ओपनिंग देते हैं तो वो ओपनिंग ले लेते हैं। लेकिन इसमें ये मुझे बताएं कि ये जो पूरे रीजन में ये सारा हम देख रहे हैं, अब देखें ना, श्रीलंका से स्टार्ट हुआ, जो राजा पक्से वगैरह का मामला हुआ, उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान में हुआ, इमरान खान की गवर्नमेंट जो थी वो अच्छी खासी चल रही थी, 6.1 की ग्रोथ पे चल रही थी, और उसको एकदम मुख्तलिफ लोगों से मिल के, जिस तरह आपने फरमाया कि जो लोग लोकल लेवल पे होते हैं, जो अपोजिशन पार्टीज हैं, उनको मिला के वो करवा लेते हैं। और उसके बाद अभी रिसेंटली मैंने बांग्लादेश में भी देखा, तो ये जो सारी ये इंडिया की पेरिफेरी में ये सब कुछ जो हो रहा था, वाज दिस अ मैसेज फॉर इंडिया एज वेल? ऑफ कोर्स सबके लिए मैसेज है। और आप अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के जो नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें देखें तो उनका ये है कि आजकल जो ये मल्टीपोलर की बात कर रहे हैं, जो ब्रिक्स आ रही हैं जैसे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, जिसमें 40 देशों ने बोला है वो एंटर करना चाहते हैं। अभी 4 और एंटर कर गए हैं, 5 और, टोटल 5 से लेके 10 बन गए हैं। अभी रूस में मीटिंग होनी है। उनको ये बिल्कुल नहीं पचता, क्योंकि वो अपना हेजेमनी और यूनिपोलैरिटी उनके लिए बहुत फायदेमंद थी, उनके मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के लिए बहुत फायदेमंद थी। और इनकी ये कोशिश है कि रूस को दबाएं, यूरोप को अपने साथ रखें और चीन को कंटेन रखें, कि चीन को बढ़ने ना दें, भारत को इतना बढ़ने। आजकल तो भारत से थोड़ी दोस्ती है, लेकिन उनको हर वक्त नुक्ताचीनी भी करते रहते हैं, और उनका हमेशा ये दबाव रहता है ह्यूमन राइट्स, और जो हमारी साउथ एशियन कल्चर वो अपने स्टैंडर्ड्स और अपने मेट्रिक्स को यहाँ लगाना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सारा कुछ गलत ही है, राइट्स भी बहुत जरूरी चीज है, राइट टू लाइफ, राइट टू स्पीच, राइट टू असेंबली, तो लेकिन ये अपना यूज करके दबाव डालना। अब आप राइट्स की बात कर रहे हैं, पर गाजा में देखिए आपकी पॉलिसीज, उनको वहां जेनोसाइड हो रहा है, किसी को बोलने नहीं दे रहे पूरी दुनिया में। वो नजर नहीं आ इंटरनेशनल रहा। जस्टिस ने ये बोला है कि ये इलीगल ऑक्यूपेशन है, या जेनोसाइड हो रहा है, ये मिलिट्री को रोको। पर इतनी बिलियंस की आर्म्स, 1000 ऑफ टन्स के वेपन्स पूरा वहां सस्टेन किया हुआ है। तो ये हिपोक्रेसी है, और लोगों के को पता चल रहा है, लेकिन लोग भी क्या करें, उनकी रिजीम्स में जब इतना झगड़ा है, जब एक इनइक्वालिटी है, अनफेयरनेस है, तो वो उभरते हैं और फिर ये सारा कुछ हो जाता है। तो दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं, रिजीम की ठीक है। प्रॉब्लम। हाँ, लेकिन लेकिन अनु जी, एक चीज मुझे बताएं कि जब ये पाकिस्तान में रजीम चेंज हुआ है, तो उसको आपने इंडिया में बैठ के किस तरह इसको देखा? आपकी क्या ओपिनियन है, किस तरीके से ये सब कुछ हुआ? और जाहिर है कि इमरान खान की जो हुकूमत थी उसको हटाया गया, उसका जाहिर है कि जो चैलेंज ये भी हो सकता था कि रीजनल लेवल पे एक इंस्टेबिलिटी आ जाती, जो कि आई है। बाद में हमने देखा कि अफगानिस्तान के इस मामले में भी, पाकिस्तान के अंदर भी हालात बहुत खराब हुए हैं, अभी भी खराब हैं। तो इस चीज को आप इंडिया में बैठ के किस तरह देख रही हैं? देखिए, पाकिस्तान का इतने सालों से तो बातचीत ही नहीं है, और वहां पे अगर इंस्टेबिलिटी आती है तो एक स्पिल ओवर होता है, इधर भी थोड़ा बहुत आता है। हमारी रिजीम अब एक मेजॉरिटेरियन रिजीम है, बहुत काफी सख्त रिजीम है। तो उन्होंने जो
पहले जो ये टेररिज्म था उसको थोड़ा बहुत कंट्रोल किया है, लेकिन ये एक मतलब वरिंग चीज है कि पाकिस्तान में अब अंदरूनी टेररिज्म इतना हो रहा है। हमारा एक पोर्टल है, उसे कहते हैं साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल या टेररिज्म वॉच, जो रिकॉर्ड और करता है उन्होंने जो दिखाया है, हाँ, सेटअप, तो उन्होंने दिखाया है कि इस साल पाकिस्तान में करीब 300 टेरर इंसिडेंट्स हुए हैं, पिछले साल से के हैं, कभी बलूच और खासकर वो बॉर्डर एरियाज में। तो इंडिया तो देखती है और क्योंकि इमरान की रेजीम ऐसे लग रहा था कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी आएगी, वो एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाना चाह रहा था, वो रूस के साथ पहले बारी बहुत ही सालों के बाद रूस के साथ वहां गया था, और एक दिन के बाद वो यूक्रेन का मसला हो गया, और वहां आर्मी चीफ कह रहा है कि वी आर फॉर यूक्रेन। अब आर्मी चीफ की क्या बिजनेस है कि आप मेजर फॉरेन पॉलिसी स्टेटमेंट दे दीजिए कॉन्फ्लिक्ट के पहले। तो इस तरह की, और हमने ये भी देखा कि इमरान ने कैसे एक चिट्ठी दिखाई कि अमेरिका ने चिट्ठी लिखी हुई है ट्रिपल कॉन्फ्लिक्ट, हाँ, कि आप मतलब आप अपनी इस पूरी दखल अंदाज था उस चिट्ठी में। वो चिट्ठी अवेलेबल है, एक इंटरसेप्ट इम्पोर्टेंट अमेरिकन पोर्टल है, वेबसाइट है, जिसपे ये चिट्ठी दी गई हुई है, कोई भी पढ़ सकता है। तो इस तरीके का इंडिया देख रहा था। कभी वो ऑफ कोर्स हर देश अपनी तरफ देखता है कि हमारे लिए क्या फायदा है, तो वो बैलेंस करते हैं कि हमारे लिए क्या। पर जब बांग्लादेश में ये तख्तापलट हुई, तब इनको पता चला, हमारे को इंडियंस को, कि अब अमेरिका की बिजनेस फिर यहाँ काफी तेजी से शुरू हो गई है, और चाहे तो वो क्योंकि ये बहुत काफी डायरेक्ट इंटरवेंशन थी। मेरा प्रिसाइजली यही पॉइंट था अनु जी, मेरा प्रिसाइजली यही पॉइंट था कि अगर पाकिस्तान में जब रिजीम चेंज हुआ था, तो अगर इंडिया की तरफ से उसकी कंडेमिनेशन आ जाती और इंडिया कहता जी कि ये जो रिजीम चेंज है ये नेचुरल नहीं है, ये बिल्कुल आर्टिफिशियली कैलकुलेटेड है, इस तरह नहीं होना चाहिए था, तो फिर शायद ये बांग्लादेश की जो सिचुएशन है इसको हम अवॉइड कर सकते थे। लेकिन आपने देखा कि वो नहीं हुआ, और अब बांग्लादेश में भी हुआ, और अब उसका अटैक या इन अ सेंस कि इनडायरेक्टली अब वो इंडिया पे भी असर उसका आ रहा है। आपने देखा होगा कि हसीना को अब उन्होंने एक्स्ट्राडाइट करने के लिए मुतालबा कर दिया है, और उसके ऊपर प्रेशर भी डाला जा रहा है जी के, और बल्कि डॉक्टर यूनुस जो है उनका आर्टिकल भी पिछले दिनों में उन्होंने लिखा कि जी इंडिया का जो रोल है वो बड़ा नेगेटिव है इसमें। तो ये चीजें अवॉइड की जा सकती थी, और इंडियन जो मेजर इंटरेस्ट थे बांग्लादेश में उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता था अगर ये पहले से उनको थोड़ा सा थ्वॉट कर लेते। पर इसी इंडिया की पॉलिसी पाकिस्तान की तरफ है, अगर वो कुछ भी बोले तो सब लोग कहेंगे कि आप इंटरवीन कर रहे हैं, कि आप तो इंटरवीन ना करिए। मतलब ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा है कि इंडिया ने और बाकी देशों ने भी देखा है कि पाकिस्तान में ये पहले बार ही नहीं, ये बार बार होता रहता है। एक आर्मी बिल्कुल सेंट्रल रोल प्ले करती है, जिसे एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं सब, और दूसरा अमेरिका को पाकिस्तान की सख्त जरूरत है, अफगानिस्तान के लिए, ईरान के लिए, सेंट्रल एशिया के लिए, चीन के लिए। तो पाकिस्तान इनकी एक बेस जैसे है, कि फॉरवर्ड बेस, कि यहाँ से हम लोग बहुत कन्वीनियंटली, और इसको इमरान ने मना किया था। उसने कहा था पहले भी और कई बारी कि जो 9/11 के बाद जो अमेरिका ने हमें यूज किया था वो हमारे लिए अच्छा नहीं रहा, हमें ज्यादा गरीब बना दिया। अब आप देखिए इकोनॉमी में क्या हो रहा है। 23rd लोन उन्होंने बारी IMF से पूछा है। उनका डेट जीडीपी रेशियो 30% है, ओवरऑल डेट जो है, और जो सिर्फ एक्सटर्नल डेट है वो करीब 18 या 20% है। तो ये बहुत हाई होता है।
इससे और ऊपर से वो फिर दबाव आता है ऑस्टेरिटी के लिए कि आप ऐसे रिफॉर्म कीजिए, तो वहां पे भी ऑटोनॉमी नहीं होती कि हम लोग इतना इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं लगाना चाहते हैं, हमारे गरीब लोगों पे असर पड़ेगा, पर वो बोलेंगे नहीं आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपको डेट रीपेमेंट करनी होगी डॉलर्स में। बिल्कुल। ऑयल और गैस के प्राइसेस आपने देखा, इमरान जब आया था तो क्या हो रहा था उस वक्त, और गैस, लोगों के पास सिलेंडर नहीं था गैस कुकिंग के लिए, तो इसीलिए वो रूस गया कि उनके लिए अच्छा होगा कि अगर वहां पे कोई पाइपलाइन आए, इतना इजीली सेंट्रल एशिया रूस से वहां से गैस मिल सकती है, चीप गैस, सऊदीज पे थोड़ा कम डिपेंडेंसी हो जाए, लेकिन ये अलाउ नहीं किया गया। तो हाँ, इंडिया देखता रहता है, कभी कभी इंडिया की ये पॉलिसी रही है कि अगर पाकिस्तान इन चीजों में बिजी है तो फिर शायद जो अच्छा ही है। बहुत पिछले मामले हैं जो हल नहीं हुए उनसे वो दूर रहेगा। उनका कहना है कि आप मान जाइए, अगर आप हमारे बॉर्डर और हमारी सोच मान जाएं तो पीस भी आ सकती है। तो लेकिन पाकिस्तान दोनों में जो इंस्टेबिलिटी है अनुजी, पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी इंडिया को सूट करती है ये या इंडिया के इंटरेस्ट के लिए ये ठीक नहीं है? देखिए, वो इंडिया तो पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी को, उनको वो स्टेबल नहीं कर सकते पाकिस्तान को, तो वो अपना कैलिब्रेट करते हैं कि हमें क्या सूट करेगा। ये नहीं, वो इनको ये भी पता है कि इंस्टेबिलिटी स्पिल कर देती है, जैसे अफगानिस्तान, वहाँ जैसे वहाँ सारे टेररिस्ट फोर्सेस आए, और सिर्फ टेररिज्म नहीं होता, इसके साथ इलीगल ड्रग्स भी होते हैं, ट्रैफिकिंग भी होती है, माइग्रेशन भी होती है। तो इंस्टेबिलिटी किसी को सूट नहीं करती, सिर्फ जो बहुत दूर रहते हैं उनके लिए ठीक है, पर उनको भी पता होना चाहिए कि माइग्रेशन बहुत बढ़ जाती है इंस्टेबिलिटी के साथ, लेकिन उनको सूट करती होगी। इंडिया कैलिब्रेट करता है इसमें, देखता है कि ठीक है ये लोग अपना वहां बिजी हैं, हमारा बॉर्डर शांत है, तो ये हमारे लिए सूट करता है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर पूरा ब्रेकडाउन हो और ऐसे फोर्सेस राइज हो, तब इंडिया को सूट नहीं करता। पर इंडिया क्या, मतलब मुझे लगता है इंडिया की पॉलिसी है कि हम वहां पे दखल नहीं दे सकते, वो तो बहुत ही, उनको हम ठीक से खड़ा नहीं कर सकते, ना एडवाइस दे सकते हैं, ना कुछ बातचीत ही नहीं है, तो हम लेकिन अपना ही देखें। हमने इसका एक टेम्पलेट पहले देखा हुआ है ना, 1971 में, आपको याद है कि ईस्ट पाकिस्तान में ये टेम्पलेट हमने देखा हुआ है कि जब इंस्टेबिलिटी हुई थी तो फिर इंडिया हैड इंटरवीन्ड। तो क्या आप समझते हैं कि उस तरह की इंटरवेंशन अब भी हो सकती है, अगर अगर गॉड फॉरबिड बहुत ज्यादा हालात खराब हो आई जाते हैं? डाउट इट, नहीं, आई डाउट इफ अमेरिका विल अलाउ इट। उस वक्त इंडिया के रिलेशंस अमेरिका के साथ एब्सेंट थे, बिल्कुल ठीक नहीं थे, क्योंकि अमेरिका ने भी अपनी 7th फ्लीट इंडियन ओशन में भेजी थी उस वक्त, इंदिरा गांधी के बहुत खिलाफ थे, कभी भी कोई लोन नहीं दिया था, और इंडिया सोवियत यूनियन के साथ काफी जुड़ा हुआ था उस वक्त। तो कॉन्टेक्स्ट बदलते रहते हैं, तो और मुझे नहीं लगता कि इंडिया चाहती है कि पाकिस्तान फिर से टूटे और छोटे छोटे मतलब सेसेशनिस्ट मूवमेंट हो, वो पूरे बॉर्डर के लिए ठीक नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। मतलब ये थ्रेट, फियर, ऐसे फियर उड़ाने भी नहीं चाहिए, मुझे लगता है सब जगह स्टेबिलिटी हो साउथ एशिया में, तो साउथ एशिया के लिए ही अच्छा है। अच्छी बात है। अच्छा, ये इमरान खान जो इस वक्त, आपको मालूम है कि वो इस वक्त जेल में है, और उनकी पार्टी जो है वो इस वक्त रिसीविंग एंड पे है, उनके ऊपर स्वीयर क्रैकडाउन्स चल रहे हैं। अभी आपने सुना होगा कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर से लोगों को, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनको उठा लिया गया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये जो सूरत हाल है, इसमें इस सिचुएशन में आप क्या फोर्सी करते हैं? व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इमरान खान? और दूसरा ये है कि इसके साथ साथ अगर उनकी जो इम्प्रिजमेंट है, अगर इम्प्रिजमेंट जो है वो लीड करती है टुवर्ड्स मोर अनरेस्ट और डिस्टेबलाइजेशन ऑफ द रीजन फर्दर,
तो पर्टिकुलरली खासतौर पर अगर देखा जाए तो इफ पाकिस्तानी मिलिट्री जो है इफ इट अलाइंस टू क्लोजली विद द यूएस इंटरेस्ट तो फिर क्या होगा? देखिए, मुझे लगता है एक फिर से एक काफ़ी अनस्टेबल फेज़ आ गया है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि एक तो 12 जुलाई को कोर्ट ने इतने देर के बाद एक तो बोला कि इमरान के खिलाफ जो केस था वो ठीक नहीं था, वो मैरिज सही थी, तो एक के बड़ा सा केस हटा दिया। फिर उन्होंने बोला कि पीटीआई उनकी पार्टी पीटीआई वो पार्लियामेंट में फिर आ सकती हैं। वो जो उन पे बैन लगाया था आर्मी और अपोजिशन में, वो बैन उठा लिया। इसका मतलब वो मेजॉरिटी हो गई। पहले तो वो इंडिपेंडेंट्स थे, अब उनके 92 मेंबर्स आ गए। इसका मतलब दूसरी दोनों पार्टी से उनके ज्यादा हैं और वो कोalition फिर बना सकते हैं। इसीलिए कल रात मैंने वो बिलावल की स्पीच सुनी। एक तरफ तो वो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा था, दूसरी तरफ वो कह रहा उसने एक वार्निंग चेतावनी दी कि ये गलत है, क्योंकि कल हमको भी अरेस्ट कर सकते हैं, पार्लियामेंट में नहीं आना चाहिए। तो उसने काफी जबरदस्त अपने रेजिम के खिलाफ बोल भी दिया, चाहे उसके फादर प्रेसिडेंट हो या जो भी। और हर बिल को ये लोग कोई भी बिल वहां पास नहीं हो सकता जब तक पीपीपी ना दे। वो एक कोalition गवर्नमेंट है। लेकिन मुझे लगता है एटलीस्ट पीपीपी को समझ आ रही है कि इंस्टेबिलिटी का पीरियड आ रहा है और आर्मी डिसॉल्व भी कर सकती है पार्लियामेंट को फिर से। और जो इमरान की पार्टी है उनके लिए तो बुरे दिन आ रहे हैं, क्योंकि बहुत रिप्रेशन होगा। इस वक्त ऑपोजिशन मतलब जो रिजीम है, 3 लोगों की कोalition बन गई है, रिजीम, आर्मी, यूएस। अब इसके खिलाफ लड़ना एक बहुत लंबी बात है। अगर आवाम उठे तब तो जीत हो सकती है, लेकिन अभी तक जिस तरह अनुजी जिस तरह अभी तक इमरान खान जो है उनकी रेजिलियंस आपने देखी है और वो अभी तक वो कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, तो डिड यू एक्सपेक्ट दिस थिंग, और आपको ये उम्मीद नहीं थी कि इमरान खान इस तरह फाइट बैक करेंगे या इस तरह रेजिलियंस शो करेंगे? Absolutely, I think इमरान has playing अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं एज ऑपोजिशन लीडर। दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट ये है कि वो सारे जो ग्लोबल साउथ है उनके साथ लग जाएं, कि उसने जो वेलफेयर इकोनॉमी की बातें की हैं वो आम जनता के लिए अच्छी होंगी। अगर एजुकेशन और हेल्थ वगैरह पे उन्होंने जो फोकस दिया था, तो ये सब अच्छी बातें हैं। लेकिन कंस्ट्रेंट्स भी हैं, क्योंकि पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड बैंक के कब्जे में है। तो इमरान की लड़ाई रहेगी, चाहे उस पहले आर्मी ने उसका सपोर्ट किया था जब वो आए थे पहले 2018 में, तब तो आर्मी ने सपोर्ट किया था, लेकिन जल्दी ही उन्होंने रियलाइज कर लिया कि चाहे आर्मी का सपोर्ट हो, ठीक है, आर्मी एक ज़रूरी चीज़ है हर देश के लिए, ये नहीं कि आर्मी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनका रोल लिमिटेड होना चाहिए, सिविल डेमोक्रेटिक रोल होना चाहिए। और पाकिस्तान के लिए बाकी चीन और रूस और बाकी देशों के साथ अच्छी बातचीत होनी चाहिए, सारे बॉर्डर्स के साथ। तो ये उनकी अच्छी पॉलिसी थी, पर उसको अलाउ नहीं किया गया। अब उसको बंद किया हुआ है और ये बहुत ही अनडेमोक्रेटिक है कि ऑपोजिशन को ही इतने सालों बंद करते रहो, ये बोलने ही ना दो, और उनकी पार्टी को ही बैन कर दो। और अब ये नया लॉ भी आ गया है कि राइट टू असेंबली बहुत लिमिटेड रहेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी, कि अगर आप रैली कर रहे हैं, जलसा कर रहे हैं, तो पहले हमसे परमिशन दो, हम नहीं देंगे परमिशन। और अगर कर दोगे तो सब बंद। 10 years तक इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। हाँ, और डिसअपियरेंसेस भी हो रहे हैं। मैंने वो पढ़ा तो था कि कई वो तो बहुत ही गलत
एंटी डेमोक्रेटिक, एंटी पीपल चीज है। तो ये काफी गलत स्टेप हो रहे हैं। तो हम देखेंगे कि एक इंस्टेबिलिटी का फेज आ रहा है, लग रहा है, और इमरान के लिए खतरे हैं। तो अनु जी, इसमें एक चीज मुझे बताएं कि जो अगर अमेरिका की ये पॉलिसी है और जो कि जाहिर है कि क्रिएट कर रही है इंस्टेबिलिटी, तो ये इंस्टेबिलिटी अमेरिका को कैसे सूट कर रही है? क्योंकि उनके जाहिर है इंटरेस्ट हैं यहाँ पे भी, अफगानिस्तान में भी, पूरे रीजन में उनके इंटरेस्ट हैं। अगर ये रीजन डिस्टेबलाइज होता है, जिस तरह कि अभी हमने बांग्लादेश में अभी रिसेंटली देखा, तो ये हाउ डज इट सूट द अमेरिकन इंटरेस्ट्स? नहीं, अमेरिका को वो बंदा पावर में चाहिए जो बिल्कुल उनकी बात माने, उनसे ओबीडियंस हो। और अगर इमरान बोल रहा है कि ये 9/11 के बाद जो अमेरिका ने यहाँ बेस बनाई थी और यहाँ से उनके फ्लाइट्स जा रहे थे और यहाँ पे मुजाहिद और तालिबान को बनाया, वो हमें इम्पैक्ट किया, वो उनको अच्छा नहीं लगा। एक दूसरा, उनको ये, तो वो कह रहे थे ये विड्रॉ करो ये स्टेटमेंट। दूसरा, उनको ये अच्छा नहीं लगा कि आप रूस कैसे चले गए, वहां से कैसे दोस्ती शुरू भी क्यों करी है, वो तो हमारे एनिमी नंबर 1 है। तो उन इंस्टेबिलिटी का ये मतलब उनके लिए नहीं कि हर वक्त के सिविल वॉर हो जाए, उनका ये मतलब है कि जो हमें सूट करता है उनको वहां पावर में रहना है और दूसरे को निकाल दें। तो बांग्लादेश में भी यही है कि उनको एक आइलैंड है, सेंट मार्टिन्स आइलैंड, वहां उन्होंने बोला यहाँ हम एक बेस चाहते हैं। शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर को ये चिट्ठी भी लिखी, बोला भी कि ये हमें दे दीजिए। उसने बोला नहीं, ये बे ऑफ बंगाल में है, इंडियन ओशन में है, और इतने पास बंगाल अपनी सॉवरेनिटी नहीं कम कर सकता, डाइल्यूट कर सकता है। लेकिन जब प्रॉब्लम हुई, स्टूडेंट लेड मूवमेंट थी, तो वहां भी ऑपोजिशन को बंद किया हुआ, उनके काडर लग गए और फिर एक फायदा हो गया। अमेरिका बहुत देर से चाह रही है कि उसमें भी एक जो एस्पेक्ट था वो रशिया का भी था। आपको याद है कि वहां पे उन्होंने पावर प्लांट्स वगैरह जो थे वो बनाए थे और उनके लिए वो शिप्स भी उन्होंने भेजे थे, जो कि फिर बाद में उनको उन्होंने डॉक नहीं होने दिया। और उनमें से जो मेरे ख्याल एक आधा शिप जो है वो बाद में इंडिया में भी जाके रुका था और वहां से उन्होंने सप्लाईज वगैरह ली थी। तो मेरे ख्याल है कि वो भी एक उनका भी हमारी तरह एक कंसर्न जो था कि आप रूस के साथ क्यों ज्यादा कर रहे हैं। और चीन के साथ इंटरेस्टिंग है अमेरिका का, क्योंकि वो जैसे BRI है, स्पेक है, जो चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर, क्योंकि अमेरिका इतनी एड और डेवलपमेंट असिस्टेंस नहीं दे सकता, नहीं देता, तो वो थोड़ा सा अलाउ कर देता है कि चीन अपने पैसे डालें, लेकिन वहां के पॉलिटिक्स को कंट्रोल करना चाहता है। तो अभी तो इनके साथ चीन के, अभी तो रूस को संभाल रहे हैं और अब धीरे धीरे उनका मुंह चीन के तरफ बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो कहते हैं उनके 3-4 एनिमीज हैं। उनके हर नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन को पढ़ लीजिए, उसमें पता चलेगा। सबसे पहला तो चीन है, सेकंड रूस है, फिर ईरान है, फिर नॉर्थ कोरिया। तो इन 4, ये सारे इस तरफ हैं, हमारे तरफ, सेंट्रल यूरेशिया जिसे कहते हैं। तो उनको अब यहाँ आना बहुत जरूरी है कि इस फ्लैंक से इन देशों को जरा कंट्रोल किया जाए, इन चारों को। और अगर जरूरी है अमेरिकन आर्मी तैनात होगी इंटरवेंशन के लिए। और कुछ सालों से, कई सालों से, मतलब 2008-9 से इंडिया की रिलेशनशिप अमेरिका से काफी अच्छी हुई है पहले के तौर से। इंडिया वहां से डिफेंस इक्विपमेंट ले रहा है और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है। तो वो बैलेंस करते हैं, इंडिया पाक, इंडिया चाइना, इंडिया बांग्लादेश, वो मध्यस्तर, मतलब बीच में आना चाहते हैं। और पहले तो इंडिया ने सोचा, ये इंडिया की ये पॉलिसी भी रहेगी कि अमेरिका के साथ दोस्ती हो तो शायद हमारे जो बॉर्डर इश्यूज वगैरह हैं चीन के साथ में हमें फायदा होगा। लेकिन अब पता चल रहा है कि पर इंडिया ने ये बोला है, बार बार बोला है कि हमारे जो बॉर्डर इश्यूज हैं हम खुद उनको संभालेंगे, आपकी जरूरत नहीं है। बार बार इंडिया ने बोला है। रूस के तरफ इंडिया ने बिल्कुल न्यूट्रलिटी रखी है, उनके सैंक्शंस को नहीं माना है,
रूस से ऑयल हर दिन मिलियंस ऑफ टन बैरल्स आते हैं इंडिया में, उससे बहुत फायदा रहा है इंडिया को, इंडिया की इकोनॉमी को, इंडिया की स्टेबिलिटी को। चीप रेट्स पे ऑयल आता रहा है और इंडिया ने अमेरिका को बोला कि हमें एक्सेप्शन दीजिए, नहीं तो हम आपके डिफेंस इक्विपमेंट नहीं खरीदेंगे। तो लेकिन इसमें एक चीज है ना, इसमें अनुज जी एक चीज है कि जब आप अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, तो फिर जैसे पाकिस्तान में भी इमरान खान ने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात की थी और न्यूट्रलिटी की बात की थी, तो फिर उन्होंने कहा था कि नहीं, इट्स अ वेरी डेंजरस न्यूट्रलिटी। तो ये जो चीजें हैं, ये जब इंडिया उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है, तो ये भी एक कंसर्निंग मामला है अमेरिका के लिए कि भाई इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इतनी क्यों अपनी असर्टेन करने की कोशिश करता है, असर्ट करने की कोशिश करता है। तो इसी वजह से शायद ये जो बांग्लादेश में हुआ है, डिस्पाइट ऑल द इंडियन इंटरेस्ट इन बांग्लादेश, उन्होंने ये रिजीम चेंज किया और उन्होंने ये नहीं देखा कि इसमें इंडिया के कितने इंटरेस्ट हैं या नहीं है। उन्होंने मेरा ख्याल है कि इंडिया को मैसेज देने के लिए कि भाई अगर आप स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखेंगे तो फिर ये मामला भी होंगे। बिल्कुल, पर मुझे लगता है इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जरूर मेंटेन करेगा। इंडिया की एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी 1947 से चल रही है, जब वो नॉन अलाइन मूवमेंट के लीडर थे। बिल्कुल, बिल्कुल। आजकल इंडिया बार बार कह रहे हैं कि हम लोग ग्लोबल साउथ की एक वॉइस हैं, ब्रिक्स के मेंबर हैं, उनकी इंडिया की आर्मी काफी बहुत बढ़ गई है, इंडिया की इकोनॉमी बढ़ गई है, तो इंडिया में थोड़ा पावर है कि वो अपने को जो सूट कर रहा है रेजिस्ट कर सकते हैं, और मुझे लगता है करेंगे, क्योंकि ये जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो पूरे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में उसका रिस्पेक्ट और आदर है। ये नहीं कि कोई कह रहा है कि भाई अमेरिका के साथ ज्यादा मिल जाओ और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी छोड़ दो। सभी कहते हैं कि ये न्यूट्रलिटी ठीक है, रूस के साथ हमारे रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ब्रिक्स बहुत जरूरी है, इसको बढ़ाना है, और इंडिया की एक बहुत क्लोज इंटरेस्ट है मल्टीपोलैरिटी में। और मल्टीपोलैरिटी का मतलब क्या है? मल्टीपोलैरिटी का मतलब ये है कि जो पूरा इंटरनेशनल सिस्टम है इसमें कई वॉइसेस हो सकती हैं। ये एक हेजेमॉन जो अमेरिका बना हुआ है 1945 से, वर्ल्ड वॉर 2 से, अब चीन, और सिर्फ इंडिया और ब्राजील और चीन नहीं, पर मलेशिया, इंडोनेशिया, कई वेस्ट एशियन कंट्रीज वो भी बढ़ चुके हैं। तो उनको बाहर रखा हुआ है, जो भी इंटरनेशनल डिसीजंस हैं, चाहे IMF, वर्ल्ड बैंक, सिक्योरिटी काउंसिल, इनकी आवाज ही नहीं है वहां। तो इनका कहना है कि हम भी इंटरनेशनल पॉलिसी डिसीजंस बना सकते हैं। आप कोविड के टाइम देख लीजिए, जो वैक्सीन थे, जो बड़ी कंपनीज थी अमेरिका और यूरोप की, इंडिया और साउथ अफ्रीका और एक दो औरों ने बोला कि भाई थोड़ी देर के लिए ये जो पेटेंट्स हैं आप इनको विड्रॉ कीजिए कि हम भी ये दवाइयां बना सकें। हमारे लोग बहुत दुखी हैं, इतने लोग बीमार हैं, हमें वैक्सीन की जरूरत है। पर WTO में हमारा बार बार एक अपील गई कि थोड़ी देर के लिए ये पेटेंट्स हटाइए, पर ये नहीं माने, पोस्टपोन करते रहे। अंत में हमारा लोकल कंपनीज ने कोविड का वैक्सीन बनाया, रूस से दूसरा स्पुतनिक वैक्सीन आया, दूसरे ग्लोबल साउथ कंट्रीज को चीन ने वैक्सीन दिया, पर ये लोग अपने मल्टीनेशनल और ट्रांसनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ लगे रहे। वहां पे सेकेंड डोज, थर्ड डोज आ रही थी, और यहाँ पूरे ग्लोबल साउथ में पहली डोज भी नहीं आई थी कोविड वैक्सीन की। तो इन चीजों के पीछे ये बहुत बड़े इकोनॉमिक मामले रहते हैं जो आम जनता नहीं जानती, और ना हमारे अखबारों में इतना आते हैं, थोड़ा थोड़ा आते हैं पर पता नहीं चलता। पर ये बहुत बड़ा मामला है, अमेरिका को बहुत फायदा है कि पूरे यूरोप को अब डिफेंस इक्विपमेंट बेच रहा है। उनकी जो 5 डिफेंस कंपनीज है, रेथॉन, बोइंग वगैरह, उनका बहुत फायदा है। उनके बहुत शेयर प्राइसेस बढ़ चुके हैं, डबल ट्रिपल हो चुके हैं, तो उनके लिए कई फायदे हैं इस चीज पे। तो इंडिया और पूरे साउथ एशिया को बच के रहना पड़ेगा कि उनको मौका ना देना।
हाँ, मैं आखिर में यही पूछना चाह रहा था आपसे कि पाकिस्तान जैसे जो मुल्क हैं, जो बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, ये छोटे ममालिक हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया, इनके लिए क्या चॉइस है कि अब वो न्यूट्रैलिटी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, तो रेजीम चेंज हो जाती है। अगर नहीं करते हैं, तो फिर मसाइल होते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है, वो क्या है? क्या क्योंकि जब भी हम ओवर सिक्योरिटाइज़ करते हैं, तो मामला जो हैं, वो खराब होना शुरू हो जाते हैं। अगर एक तरफ जाएँगे तो दूसरी जो पावर है वो नाराज़ हो जाती है, दूसरी तरफ जाएँगे तो वो हो जाती है। तो इसमें ऑप्शन क्या है? क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हमारे जैसे जो मुल्क हैं, वो क्या करें? एक तो मुझे लगता है वो अपने जो आसपास के बॉर्डर इश्यूज हैं उनको हल करें कि जैसे पहले सार्क था, साफ्टा था, वो तो चल ही नहीं रहा वो चल ही क्योंकि नहीं रहा, तो डेड हो प्रॉब्लम गया। हो जाती है बॉर्डर पे। तो अगर एक बॉर्डर इशू ही कम करें और उस पे समझौता कर लें, जो हुँ, करना नहीं चाहते, तो एक तो उससे फायदा है क्योंकि इंटरवेंशन का कम हो जाता है, मिलिट्री को कम दम मिलता है। दूसरा जो अपने ऑपोजिशन और मेन रिजीम की पार्टीज हैं उनके हुँ, बीच में ठीक से मतलब वेट करें डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के लिए, ये नहीं कि बीच में ही आप इतना ये हो गए कि इनको हटाओ। तो डेमोक्रेसीज हमेशा स्ट्रांगर रहती हैं अगर कुछ रूल्स के साथ आप अपने ऑपोजिशन और आवाम के साथ रहें। तीसरा मुझे लगता है आप अपनी इकोनॉमी को देखें कि उनके लिए क्या अच्छा है। और उसमें रीजनल इश्यूज बहुत ही ज़रूरी हैं। चौथा एक फ़ायदा है कि चाइना इतना पावरफुल हो गया है कि चाइना हाँ, के होते हुए जो छोटे देश हैं खासकर जैसे पाकिस्तान, उनके पास कोई तो है जो उनका सहारा दे सकता है। तो हुँ, उनके साथ ज़रा बातचीत करनी होगी कि पर वो भी इंटरवेंशन वो नहीं चाहते होंगे, जैसे हाँ, पीटीआई और पीपीके के बीच में। तो वो ये मामले खुद ही सॉल्व करने होंगे और क्योंकि अ, चीन का हर वक्त कहना है कि साउथ एशिया में और या पूरे ग्लोबल साउथ में अपने तरीके की डेमोक्रेसी हो तो वो इंटरवीन नहीं करते इन चीज़ों में। पर पाकिस्तान जैसे देशों में देखना करना होगा चाहिए। कि हुँ, भारत, चीन वगैरह के साथ दोस्ती बनाए रखें, थोड़ा सा हाँ, कॉम्प्रोमाइज करना होगा। और फिर ही मुझे लगता है बातचीत हो सकती है, पर अपने ये अंदर से बात आनी होगी, बाहर से कोई एडवाइस तो दे नहीं सकता, खुद सोचना चाहिए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। हम्म, बिल्कुल ठीक बात है। अनु जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और ख़ास तौर पे इसलिए कि सुबह-सुबह मैंने आपको तंग किया, तो इसलिए आपसे राब्ता रहेगा। और मैं चाहूँगा कि किसी वक़्त हम आपके साथ ब्रिक्स के ऊपर भी ज़रा गुफ्तगू करें, और उसका जो फ्यूचर है उसके बारे में बात करेंगे, और जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू एंड सी यू सून। थैंक यू।